उस स्टूडेंट के बारे में सोचो जिसने जो इतना ज़्यादा परेशान है इस वक्त पे, जिसको एक सहारे की ज़रूरत है, जिसका ही नहीं है। बट उनके साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं कहूँगा ये अन्यायी है। आज उनके साथ में कौन खड़ा है जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, जिन्होंने मेहनत, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेहनत करी थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आप सभी का बड़ा भाई हिमांशु शेखावत। रिजल्ट हो गए, रिजल्ट का सेलिब्रेशन हो गए, बहुत से स्टूडेंट्स खुश हैं, पर बहुत से स्टूडेंट्स खुश नहीं भी हैं। हमने उनकी बात कर ली जिनका अच्छा रिजल्ट आया, हमने उनकी बात कर ली कि उन्होंने क्या अलग किया, पर उनकी बात नहीं की जिन्होंने मेहनत की पर शायद से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हमने उनकी बात नहीं की, उन आंसुओं की बात नहीं की, उन मेहनत की बात नहीं की जिन्होंने परिश्रम किया, जो डिजर्व्ड करते थे एक अच्छी परसेंटेज, पर पता नहीं क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई। और मैं जब ग्राउंड लेवल पे उतर के एक बात करता हूँ ना, तो मुझे हर एक स्टूडेंट की स्थिति पता है सर। मुझे हर एक सिचुएशन पता है कि कौन स्टूडेंट कैसा फील कर रहा है इस वक्त, और कौन स्टूडेंट किस दौर से गुजर रहा है। आप सभी का बड़ा भाई कभी भी आपके पीछे नहीं होगा, कभी भी आपके लिए पीछे आवाज नहीं करेगा। हमेशा आपसे तेज और आपसे मजबूत बात मैं रखूंगा। आज इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं कि अब कर क्या सकते हैं, अपने हाथ में क्या है। जो हो चुका उसे कोई बदल नहीं सकता, पर अपने हाथ में अब क्या है और हम क्या कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ, रीटोटिंग, रीचेकिंग, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का क्या स्कोप है, क्या करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए है, पीसीएमबी के स्टूडेंट की क्या हालत है, 74% है, जेई का क्या क्राइटेरिया रहेगा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, सारी जितना भी तुम सर्च कर रहे हो ना, हर जगह हर एक जगह की सारी चीज मैंने नोट करके, लिख के, और उसको अपने बड़े जितने भी मेरे सोर्सेज हैं उनसे बात करके आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जितने भी टेलीग्राम से मेरे से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता है कि हिमांशु भैया कल रात को 8:30 बजे मीटिंग में थे, और वो मीटिंग जो भी हुई उसी का आज ये पूरा का पूरा कंक्लूजन इस वीडियो में बताने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब सबसे पहले देखो, अपने पास जो हाथ में है, जो अपनी चीजें हैं, जो स्टूडेंट्स रीटोटलिंग, रीचेकिंग जैसी स्थिति में है, उनको क्या करना चाहिए मैं उनका बता दूंगा, और क्या प्रोसेस है, सारी चीजें जो उस पीडीएफ के अंदर है वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा कि क्या चीजें हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं, जब आप आरबीएसई लिखते हो ना, आरबीएसई की वेबसाइट लिखोगे तो आपको सबसे पहले ये वेबसाइट दिखेगी। ये जो वेबसाइट आपको देखेगी जहां पे आपको अपना रिजल्ट भी देखने को मिला था। ठीक है, मैं एक बार अपनी स्क्रीन थोड़ी सी साइड करता हूँ। ये जो आपको स्क्रीनिटी 2025, ये जो एक कॉलम दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब आप जब ये क्लिक करोगे ना इस पे, तो आपको ये पूरे का पूरा ये सेटअप दिखेगा, और इस पे ही आपको जितना भी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्क्रीनिटी इसके अंदर आप करेंगे तो स्क्रीनिटी फॉर्म्स एंड रूल्स, ये जितनी भी, ये देखो ये पीडीएफ आ गई है 3-4 पेज की। ठीक है, अब हर एक स्टूडेंट को है ना सारा सोर्स सब कुछ तो पता है नहीं, वो बेचारा कुछ भी गलती कर सकता है। ठीक है, तो मैं इस चीज के लिए पूरा एकदम पहले तो कंक्लूजन बता देता हूँ, उसके बाद में मेरी जो मीटिंग में बात हुई वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ अब हमारे हाथ में है, और अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें इस जो पीडीएफ के अंदर क्या है, पहली बात एप्लीकेशन का प्रोसेस है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि रीटोटलिंग, रीचेकिंग जैसी सब्जेक्ट करवाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये बोलेंगे कि भैया हम लोगों ने जो रीटोटलिंग चेकिंग कराएंगे 5-7 दिन में, नहीं। जब मैंने मनीष से बात की थी, उसने कहा था कि 4 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया था। ठीक है, और रीटोटलिंग, रीचेकिंग के बाद में नई आपकी जो मार्कशीट बनती है वही आपकी फाइनल बनती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी मार्कशीट एक स्क्रूनिटी करवाना चाहते हैं और उनकी स्कैन कॉपी लेना चाहते हैं, वाया सेकेंडरी एग्जाम के मैथ सब्जेक्ट में री एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपके बाकी सब्जेक्ट अलग है, मैथ्स का अलग है, उसका मैथ्स का अलग से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एग्जाम का कॉपी अप्लाई करते हैं आपको। आपको एग्जाम का नाम बताना होगा। जैसे आप ये फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म के अंदर जैसे ये आप फॉर्म भरेंगे ना,
इस फॉर्म के अंदर आपको सबसे पहले ये फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म को फिल करके आपको जो है पूरा का पूरा सारा अपना जो डेटा है वो देना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो मेरी पहली जो स्लाइड है उसके अंदर यही सारा ज्ञान है कि भाई क्या कुछ है, ठीक है? तो आपको ये पूरी की पूरी सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट आईडी, कौन से एग्ज़ाम का आपको री-एग्ज़ामिनेशन, रीचेकिंग करवानी है, सब्जेक्ट के सिलेक्शन आपको करने हैं। एक बात याद रखना कि आप एक ही बार में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, दूसरी बार आपको अलग से नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैथ्स का मेरे को करवाना है, तो पहले मैथ्स का करवा लेता हूँ, फिर साइंस का, नहीं। एक साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट आपको कराना है, एक साथ ही करवा के पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन से किसी एप्लीकेशन आपको ये सारा का सारा ई-मित्र सेंटर से जहाँ से भी आप लिंक थ्रू नियरेस्ट ई-मित्र से ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले 7 दिन के अंदर जो भी आपकी जो डेट है 7 दिन के अंदर जो एग्ज़ाम की 7 तारीख लास्ट डेट इसमें देखो दे रखी है अपने को। 1 सेकंड। अब इसके अंदर आपको लास्ट डेट दे रखी है, देखो 12th की आर्ट्स की दे रखी है 29, 12th साइंस की भी 29, कॉमर्स की भी 29 और जो वरिष्ठ उपाध्याय है उसकी भी 29 जो है लास्ट डेट दे रखी है, ठीक है ना? तो ये जो है लास्ट डेट्स आपको सामने नजर आ रखी है। अब इसके अंदर आपको जो है लास्ट डेट के बाद में अगर आप पहले करते हो लास्ट डेट से पहले तो आपकी 400 फीस है, बट अगर लास्ट डेट के बाद करते हो तो आपकी 800 फीस लगेगी। डॉक्यूमेंट सारी चेकिंग करनी पड़ेगी आपको, और फिर आपको इंपॉर्टेंट रूल्स, सिंगल अपॉर्चुनिटी है, सही है, मैंने बता दिया। अब स्क्रूनिटी का स्कोप क्या है, अब देखो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं इन चीजों को ये बारे में पता ही नहीं है। स्क्रूनिटी में मार्क्स के टोटल में डिफरेंस होता है, इनर आउटर केसिंग में डिफरेंस, टोटल में एरर, किसी क्वेश्चन में मार्क्स ना दिए गए हों, आंसर शीट मार्कशीट में दिए गए मार्क्स में डिफरेंस जैसे एरर्स को ठीक किया जाता है। आंसर शीट की री एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सेप्ट सेकेंडरी एग्जाम्स के मैथ सब्जेक्ट के लिए। ये सारा इसका सारांश है। मतलब कि आप सोच रहे हो कि हर एक कॉपी वापस चेक होगी, नहीं। इसके अंदर आपके मार्क्स टोटल होंगे, आपके आगे और पीछे में जो नंबर दिए जाते हैं वो चेक किए जाएंगे कि वो प्लस माइनस में कोई एरर तो नहीं है, कोई आंसर छूटा तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक होती है। ये नहीं कि आप इसमें अलग कर सकते, बट हाँ, अब आपके पास में क्या ऑप्शंस रहेंगे। मैथ्स सब्जेक्ट में अगर री एग्जामिनेशन करा रहे हैं तो सेकेंडरी एग्जाम्स के मैथ सब्जेक्ट में री एग्जामिनेशन का प्रोविजन किया गया है। अभी ये जो नया है उसमें आप देखो, जैसे इसके अंदर आपका है कि अगर आप स्क्रूनिटी के बाद भी अगर आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो आप पहले मार्कशीट मंगवा लो, उसके बाद में 100 रुपीज आपकी फीस रहती है, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, और उसका पूरा आप सिस्टम चेक कर सकते हो। रिजल्ट और स्कैन कॉपी फॉर आंसर शीट, स्क्रूनिटी रिजल्ट और आंसर शीट की स्कैन कॉपी ऑनलाइन सेंड की जाएगी और एप्लीकेंट के मोबाइल पर इंफॉर्मेशन और पासवर्ड भेजा जाएगा। मतलब कि आपको ऐसे नहीं कि आपकी जो कॉपी होगी वो आपकी मोबाइल और जो किसी भी मेल पे जो आप होगा आपके मेल पे आ जाएगी। 5 दिन के रिजल्ट, मतलब स्टूडेंट्स 5 दिन के अंदर रिजल्ट आंसर शीट देख डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। 5 दिन के बाद में ये पूरा आंसर शीट हटा दिया जाएगा। अब ऑब्जेक्शन प्रोसेस क्या है। स्कैन्ड कॉपी मिलने के बाद अगर स्टूडेंट स्टूडेंट को स्क्रूनिटी रूल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन हो तो वो 100 रुपए पर सब्जेक्ट के साथ 5 दिन के अंदर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन सबमिट करना होगा। ऑब्जेक्शन कंप्लीट फैक्ट ग्राउंड डिटेल्स प्रूफ के साथ सबमिट किया जाना चाहिए। इनकम्प्लीट डिटेल्स प्रूफ होने पर स्टूडेंट्स खुद जिम्मेदार रहेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपने कोई भी आपकी कॉपी है, इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ गई, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये क्वेश्चन मैंने जो सही किया था, मतलब जब आपके पास कॉपी आ गई मैंने सही किया था, इसमें गलत दे रखा है। आपको वो जो क्वेश्चन है उसके साथ में आपको क्या नाम है फैक्ट बताना पड़ेगा कि क्यों गलत है, मतलब जो टीचर ने गलत कर रखा है उसमें क्या गलती हो सकती है, प्रूफ क्या है, आपने जो सही लिखा है उसका प्रमाण क्या है। वो सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है वो चेक किया जाएगा। और उसके बाद में अगर कोई गलती पाई जाती है तो और उसके नंबर कम होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ स्टूडेंट की गलती है, टीचर की गलती नहीं है। बोर्ड द्वारा गए डिसीजन फाइनल होगा। डिस्प्यूट की कंडीशन में जुरिस्डिक्शन अजमेर होगा। पोस्ट पे से ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फीस रिफंड नहीं होती है, अगर आपने एक बार दे दी तो मतलब टाटा बाय बाय। मार्क्स में चेंज, हाँ। अब एक बात है भाई, स्क्रीनिटी के बाद में मार्क्स में प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस चीज का आपको देख के चलना है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं भैया हिमांशु भैया मैं तो पूरी जान लगा के आया था, मेरे को तो नंबर पूरे आने चाहिए, बट
मेरे को जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेक श्योर आप जरूर जाएं इसके अंदर। आपको किसी ने मना नहीं किया। पर अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ठीक ठीक ठीक, जो भी है कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है नंबर में। सप्लीमेंट्री एग्जाम, अगर स्टूडेंट का रिजल्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो उसे स्क्रीनिटी रिजल्ट का वेट किए बिना सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट की क्या नाम है स्क्रीनिटी एग्जाम का, उसने स्क्रीनिटी अप्लाई किया बट उसके सप्लीमेंट्री एग्जाम है और रिजल्ट में अगर वेट आता है, तो सप्लीमेंट्री आपको एग्जाम पहले देना चाहिए स्क्रीनिटी का रिजल्ट के बिना। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन होगा, क्या भैया इसमें कॉपी रीचेकिंग होती है? आम तौर पे कॉपी रीचेक री एग्जामिनेशन नहीं होती, रीचेकिंग नहीं होती है। संवीक्षा, स्क्रीनिटी के दौरान संवीक्षा का मतलब है उत्तर पुस्तिका में गए दिए गए अंकों का टोटल में गलती, अंकों के अंदर बाहर होने में अंतर, किसी क्वेश्चन में अंक ना मिलने या मार्कशीट में अंक गलत होना जैसे गलतियों को ठीक करना। लेकिन एक बड़ा एक्सेप्शन है, माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय सेकेंडरी एग्जाम मैथ्स सब्जेक्ट में जांच री एग्जामिनेशन का प्रावधान किया गया है। मतलब रीचेकिंग मैथ्स के सब्जेक्ट में की गई है, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं की गई है। ये सारी जो डिटेल तो थी हमारी जितने भी रीटोटलिंग रीचेकिंग जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। अब बात आती है कि भैया हमने जो सवाल किया आपसे उनका क्या, हमने जो आपसे पूछा, जो आप हमारी उम्मीद लेके बैठे हो उसका क्या। मैंने कल जब मीटिंग में बात की, मैंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात की कि सर क्या ऐसा हो सकता है, क्या कुछ प्रोसेस है, प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा रिलीव कर पाएँ। सबसे पहला एक क्वेश्चन था जिसमें एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया पीसीएमबी सब्जेक्ट, पीसीएमबी सब्जेक्ट है, अब मेरे जो परसेंटेज कम बन रहे हैं, क्या मैं एक सब्जेक्ट निकाल सकता हूँ? तो सॉरी भाई, आप बहुत लेट हो चुके हो, अब ये कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। इवन जो पीसीएमबी की जो परसेंटेज है वो फाइनल है। एक स्टूडेंट्स का और डाउट था जिसमें उसने कहा था कि भैया मेरे जो है जेई के अंदर 95 परसेंटाइल आए हैं और 12th बोर्ड के अंदर 69 और एक का 74। भैया हम 75 परसेंटेज वाले क्राइटेरिया में नहीं आते, अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखो यार, यहाँ पे दो प्रोसेस हैं आप सभी के लिए। एक तो रीटोटलिंग रीचेकिंग करवा के आप कर सकते हो, बट भैया हमें इम्प्रूवमेंट देखना है, शायद से हमारे नंबर का सही में कम है, तो भाई इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे प्रोसेस है कि आप 1 साल बाद में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। ये हमारे सिस्टम का एक फेलियर है। हमारे सिस्टम का फेलियर मतलब यहाँ पे आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा और फिर 1 साल बाद में आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैं इस चीज़ को बहुत गलत मानता हूँ। जब हम कंपेयर करते हैं सीबीएसई के साथ में, जब हम कंपेयर करते हैं बड़े बोर्ड्स के साथ में, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स 2-3 महीने के अंदर आ जाते हैं और आप उस एग्ज़ाम्स को दे सकते हो और आप अपने परसेंटेज जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। बट वहीं हमारे स्टेट बोर्ड के अंदर ये चीज़ गलत है कि आपको पूरा 1 साल बाद में नए सेशन के साथ में देना पड़ता। और यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, आप उस 1 साल के अंदर कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो मार्कशीट ही वैलिड नहीं होगी अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो ये एक प्रोसेस था। और बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट है, और मैं कहूँ तो ये डाउट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम कहें ज़्यादा बड़ी है। और ये प्रॉब्लम मैं सभी एक साथ डिस्कस करूँगा। बहुत से स्टूडेंट्स को जिनको ऐसा लगता है, और लगता क्या है यार, मेरे साथ भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेहनत खूब करी पर उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आया। 90 परसेंटेज लाने वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे 85 पे ही अटक गए, 80 पे अटक गए। और जो बोलते हैं कि भाई भैया हमने इतनी मेहनत करी थी फिर भी हमारा रिज़ल्ट ऐसा क्यों आया। अब देखो यार, मैं तो इन चीज़ों का सवाल क्या रिप्लाई करूं, मैं इन चीज़ों का रिप्लाई क्या ही करूं। अब यहाँ पे आप सभी का भी एक ही प्रॉब्लम है। मैं कहूँगा ये सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है कि क्या ऐसी चीज़ हुई कि जिससे इनके नंबर कम हो गए, या कुछ रीटोटलिंग रीचेकिंग में जैसे प्रॉब्लम हुई, तो बस वो तो देखो सही हो सकती है। बट फिर भी अगर चीज़ें सही नहीं होती तो भाई उन स्टूडेंट्स का मनोबल तो टूट गया, वो अब लाइफ में क्या करें, है ना। अब ये चीज़ आती है दिमाग के अंदर, क्योंकि बहुत से जो स्टेट काउंसलिंग वाले, जो स्टेट बच्चे होते हैं ना, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम वाले, वो ज़्यादातर फोकसेस होते हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले, क्योंकि जो कि 12th के बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे होती है, ठीक है। और 12th के बोर्ड पे बेसिस पे होती हैं तो उनको एडमिशन वहाँ पे सिर्फ उनके बेसिस पे ही नंबर मिलता है। अब उसकी कट ऑफ चली गई ऊपर तो उनका वहाँ पे भी एडमिशन रह गया। अब यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इम्प्रूवमेंट देना हो तो वो 1 साल तक पूरा इंतज़ार कर सकता है।
मैं उन सभी बड़े टीचर्स से, मैं उन सभी बड़े बड़े जितने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं उन सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं तो एक बीज हूँ, एक नया नन्हा पौधा हूँ, ऐसे ही कह सकते हो आप, है ना। क्योंकि आप ना तो मेरे से रिजल्ट्स में कंपैरिजन कर सकते हो सकता है आप 1000, 3000, 4000 दे सकते हो। मैं एक छोटा सा आदमी, एक इतना सा आदमी 4000 समथिंग, कुछ 4500 समथिंग सब्सक्राइबर्स के बेस पे मैंने इतना बड़ा रिज़ल्ट, मतलब कुछ 350-400 बच्चे मेरे 80+, 90+ क्राइटेरिया में आए, जिसमें से मैंने बड़ा रिज़ल्ट तो चेक भी नहीं किया क्योंकि मेरे को मिल ही नहीं रहा टाइम। अब एक बात बताओ, जब मैं रिज़ल्ट्स की कंपैरिजन में मैं इतना छोटा सा लड़का इतना कुछ कर सकता हूँ, आप एक बात बताओ, आप इतने बड़े बड़े एजुकेशन हो फिर भी आप किसी सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलते नहीं हो, क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट में इन एग्ज़ाम्स के कारण भी आपके कोर्सेज बिकते हैं। आप उस बच्चे के बारे में सोचो एक बार, उस स्टूडेंट के बारे में सोचो जो इतना ज़्यादा परेशान है इस वक्त पे, जिसको एक सहारे की ज़रूरत है, जिसको एक आवाज़ की ज़रूरत है, पर वो आवाज़ कोई ला के देना ही नहीं चाहता उसको। सभी उसे बस वहम में रख रखे हैं, बस ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तेरे यही आने चाहिए थे। और वो बच्चा खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि यार मैं इतनी मेहनत करके आया, मेरा इतना अच्छे पेपर गया, पर मेरा रिज़ल्ट ऐसे कैसे आ गया। अब ये यहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम है? ये सही सिस्टम की प्रॉब्लम है। सिस्टम क्या कहूँ मैं, ये कहूँ पूरा माहौल, ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है। आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो ना, जिसको भी ये प्रॉब्लम लग रही है, मेरे को किसी को दोष मत दो, ये एनवायरनमेंट ही ऐसा हो चुका है। यहाँ पे कोई किसी के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा। मैं भी अगर आवाज़ उठा रहा हूँ ना, क्या गारंटी मेरी आवाज़ की कोई सुन लेगा? कोई नहीं सुनेगा। तुम भी 3 दिन बाद में, जिसका रिज़ल्ट अच्छा है 3 दिन बाद में वो भी सोचेगा अरे कोई बात नहीं, मेरा तो रिज़ल्ट अच्छा आ गया ना। आज उनके साथ में कौन खड़ा है जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए? जिन्होंने मेहनत, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मेहनत करी थी, जिनका रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बस। उनके साथ कौन खड़ा है? हर कोई तो बस मेहनत देखता ही नहीं है ना, सिर्फ रिज़ल्ट देखता है। और रिज़ल्ट बेचारा, उन्होंने इतनी मेहनत करी फिर भी रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं आया, तो ये कहाँ सिस्टम में फ़ॉल्ट है, कहाँ फ़ॉल्ट है? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे बच्चे में फ़ॉल्ट है, तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे 7 बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है। और उन 7 बच्चों के साथ की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, वो इतने होनहार बच्चे थे जो 3 महीने तक मेरे साथ जुड़े हुए थे। उनके क्वेश्चंस जब मैं सॉल्व करता था तब मुझे भी पता है कि भाई ये एक पढ़ने वाले बच्चे की डाउट्स हैं, ये ऐसे डाउट्स आते ही नहीं हैं। बट उनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं कहूँगा ये अन्यायी है। और जिसके साथ भी अन्याय हुआ है एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये सोसाइटी किसी की सुनने वाली नहीं है। हम जितना भी बड़े चेंज लाने की कोशिश करें, कोई चेंज लाने देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है। क्योंकि अगर चेंज आ गया तो इनके कोर्सेज़ कैसे बिकेंगे? और अगर उनके बच्चों में से अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ गई तो वो क्यों सुनेंगे? जब रिज़ल्ट की बात आई, 99, 97 जितने भी रिज़ल्ट आए ख़रीदने में सबसे पहले आ जाएंगे, पर जब बोलने की बात आई तो हम तो नहीं जानते, ये आता है इनके शब्द पे, मुंह पे। मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, देखो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। 2 अपने पास ऑप्शन है एट द एंड में बस, या तो आप रीटोटलिंग रीचेकिंग करवा लो, उसके रिज़ल्ट से आप जो भी फाइनल आए रिज़ल्ट का वेट कर लो। वरना अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो जेईई के, अगर जो भी है, आप ड्रॉप के साथ में 75% के लिए सिर्फ बोर्ड्स के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। जब आएगा सारी चीज़ें मैं अपडेट कर दूंगा। इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड अगर अच्छे से आप वीडियो बनाना चाहते हो सारी रिसर्च के साथ में, तब प्लीज़ कमेंट करके जाना। और अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम है, 90% जितनी भी आपकी परसेंटेज आनी चाहिए थी और उससे एक्सपेक्टेड नहीं आई, प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर जाना और पता करें, देखें तो सही कितने और बच्चे इससे पीड़ित हैं। मेरे को तो ये दिखाना है कि ये सच में प्रॉब्लम है या नहीं है। जो लोगों को लगता है ना, मेरे पास तो आ रखे हैं पर्सनली मैसेजेस, पर मैं यहाँ यूट्यूब पे दिखाना चाहता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करके जाना। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टिल देन, फॉर फ्यूचर अपडेट्स मेक श्योर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।